एक 8 साल का बच्चा अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ घर आया, 92%। उसने सोचा आज शायद पापा बहुत प्राउड फील करेंगे, लेकिन पापा ने बस इतना कहा, बाकी के 8% कहाँ गए। उस दिन उस बच्चे ने सीखा, मुझे प्यार सिर्फ तभी मिलेगा जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। और फिर उसने अपने अंदर एक बात बांध ली कि जब तक मैं किसी को कोई चीज़ दे नहीं रहा हूँ, जब तक मैं परफेक्टली कोई चीज़ कर नहीं रहा हूँ, तब तक लोग मुझसे प्यार नहीं करेंगे। और ये आवाज़ सिर्फ एक घर की नहीं है, ये आवाज़ हर एक घर की है। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल जो होती है, यानी कि जिस स्टाइल से, जिस वे से आपके पेरेंट्स आपकी परवरिश करते हैं, उसको साइकोलॉजिकली 4 स्टाइल्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। और वो उस पेरेंटिंग स्टाइल हमारी लाइफ को, हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे रिलेशनशिप्स को एज एन एडल्ट कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि एज अ किड तो हमें पता है उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, बट एज एन एडल्ट हमारे पेरेंटिंग स्टाइल का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, जो हम शायद जानते भी नहीं हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही और अवेयरनेस रिलेटेड कंटेंट के लिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया आपको पूरी देखने के बाद, तो इसको लाइक कर देना। हर घर का अपना एक तरीका होता है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को एक रूल बुक दे देते हैं और उनको उसी के अकॉर्डिंग चलने को कहते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। कुछ तो बस बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं, उनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता है। और फिर कुछ होते हैं जो समझते हैं कि एक बच्चे को सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं, कनेक्शन भी चाहिए। ये पेरेंटिंग स्टाइल्स बहुत छोटे दिखते हैं, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं लगते, बट ये आपके दिमाग के फाउंडेशंस बनाते हैं। आप किस तरह से सोचते हो, आपको क्या सही लगता है, आप किन लोगों से अट्रैक्टेड फील करते हो, किस वे से आप अपने अफेक्शन को शो करते हो, ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले जो पेरेंटिंग स्टाइल आता है उसमें आती है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, द कमांडर से ही पता लग गया होगा कि कंट्रोल करने वाले, राइट। तो इस तरीके के पेरेंट्स से आपने मोस्टली सुना होगा कि अगर आप इनको कोई चीज़, लॉजिकल चीज़ भी बताते हो, ठीक है, कोई तर्क देते हो, तो उसमें भी ये क्या कहते हैं कि हमसे ज़बान लड़ाओगे, अब तुम हमें बताओगे, तुम हमें सिखाओगे, जैसा हम बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा अगर रहना है यहाँ पे। तो इस तरीके के पेरेंट्स जो होते हैं, ये होते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। इनके लिए कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे जो एक चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, वो कि इनके बच्चे इनके हाथ से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो आपका इसका जो प्राइम एग्जाम्पल है, वैसे तो सबको ही पता होगा, इंडियन सोसाइटी में रह रहे हो तो पता ही होगा इसका एग्जाम्पल, बट इसका एग्जाम्पल आप मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन को देख सकते हो। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, राइट। तो उस तरीके से अब इनके जो बच्चे होते हैं ना, इस तरीके के पेरेंटिंग वालों के जो बच्चे होते हैं, ये डिसिप्लिन तो सीखते हैं, नो डाउट, लेकिन अपनी आवाज़ खोना शुरू कर देते हैं। एडल्ट लाइफ में जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये लोग ओवर थिंकर बनते हैं। ये बच्चे इमोशनली शट डाउन फील करते हो बड़े होकर। ये हर डिसीज़न में डाउट करने लगते हैं, क्योंकि इनको हमेशा आदत होती है कि इनको कोई और कंट्रोल करे। खुद से ये इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं होते हैं, कंफर्म करते हैं सोसाइटी को, जो सोसाइटी बोलेगी जी 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 वैसे वैसे, अच्छे, गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है, अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो बच्चे इन चीज़ों को इन चीज़ों से एडजस्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अथॉरिटेरियन होते हैं, तो ऐसे केसेस में ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं, दे एंड अप। नेक्स्ट जो अब पेरेंटिंग स्टाइल है वो है परमिसिव पेरेंटिंग। ठीक है, परमिसिव पेरेंटिंग, द ओवर फ्रेंड। तो नाम से ही पता लग गया कि ओवर फ्रेंडली पेरेंट्स, राइट, कि ऐसे पेरेंट्स होते हैं ये लोग, इनका कोई रूल्स नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ में ही अपने बच्चों को यस 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 हाँ बोलते रहते हैं। बच्चा खुश है तो मैं तो सक्सेसफुल हूँ। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए, थोड़ा सा भी रोना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसे दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं तो सेफ्टी भी नहीं होती हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, ये जब बड़े होते हैं तो ये बड़े होकर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं। ये कोई भी काम ऐसे ही करने लगते हैं, बस फन होना चाहिए, मज़ा आ रहा था तो कर लिया, राइट। ये ऐसे बच्चे बड़े होकर किसी और की बाउंड्रीज तोड़ते हैं, क्योंकि इनको कभी नो नहीं बोला गया। ठीक है, इन्होंने कभी नो नहीं सुना, इनके पेरेंट्स ने इनको ये नहीं बोला कि ये नहीं करना है, देखो दिस इज़ नॉट राइट, आई एम नॉट फीलिंग राइट। तो ये लोग दूसरे लोगों की भी बाउंड्रीज तोड़ते हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो ऐसे बच्चों का जो स्पॉइल्ड ब्रैट होते हैं, बोलते थे बिगड़े हुई औलाद, तो उस तरीके से। तीसरी कैटेगरी में आते हैं निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। ठीक है, द गोस्ट, यानी कि भूत की तरह नहीं होते हैं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ठीक है, अगर ये फिज़िकली प्रेजेंट भी होते हैं, वैसे तो जैसे कि अगर कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसके एक पेरेंट है
और वो काम के सिलसिले से बाहर है, तो वो उसकी लाइफ में फिजिकली एब्सेंट रहेंगे। बट इवन इफ फिजिकली भी प्रेजेंट है बट वो इमोशनली प्रेजेंट नहीं है उस बच्चे के लिए, तो इन दैट केस ऑल्सो वो निगलेक्टफुल पेरेंटिंग ही होती है। ये पेरेंट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने काम में, और अगर अपने काम में बिजी नहीं है तो ये अपने ही इनका खुद का कुछ ट्रॉमा होता है जिसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, और इनके पास टाइम भी नहीं होता, एनर्जी भी नहीं होता अपने बच्चे को देने के लिए। तो ऐसे केसेस में जो बच्चा होता है वो ये सीख लेता है कि मैं मैटर ही नहीं करता हूँ, मैं किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। अब ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, एडल्ट बन जाता है, तो इन दैट केस क्या होता है कि वो लोगों से इमोशनली कट ऑफ हो जाता है। उसके लिए अब उसने कभी वो इमोशंस फील ही नहीं करे, तो इसलिए वो दूसरों को नहीं समझ पाता है, या फिर इतना ज़्यादा एंशियस हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनसे अटैचमेंट में फंस जाता है। जैसे कि मान लो, ठीक है, आप हो, ठीक है, आपके कोई पेरेंट है, उन्होंने आपको कभी भी उतना टाइम स्पेस और उतना इमोशनली आपको केयर नहीं करी है आपकी, तो उस केस में क्या होगा कि आप ऐसे लोगों को पसंद करोगे जो लोग अवॉइडेंट होते हैं, सेम जो आपके पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, तो बड़े होकर आपको वो लोग पसंद आने लगेंगे। वाई? बिकॉज आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल है, आपको लगता है ये फेमिलियर है, अरे ऐसे तो मेरे पेरेंट्स भी करते हैं, तो आप उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट कर जाते हो जो फेमिलियर होते हैं, और फिर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो आती है पेरेंटिंग स्टाइल की वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, नॉट अथॉरिटेरियन, वो पहली वाली थी। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में द गाइड, इस वर्ड से आप समझ सकते हो, द गाइड की तरह, मेंटर की तरह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये होता है बैलेंस में, इसमें बैलेंस होता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसिप्लिन के साथ साथ उनके अंदर एम्पैथी भी होती है, ठीक है, वो रूल्स के साथ साथ अपने बच्चों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। गलती अलाउड है लेकिन सीखने के लिए, कि अगर आप गलती कर रहे हो तो उनसे सीखो, बार बार गलती रिपीट करने के लिए गलती नहीं होती है। इस तरीके से क्या होता है ना कि ये जो पेरेंटिंग होती है ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, उनको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है, ठीक है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो एडल्ट जब बन जाते हैं तो वो खुद की अपनी वैल्यूज़ को समझते हैं और वो दूसरों की भी वैल्यूज़ को समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बाउंड्रीज़ भी बचपन में देखी हैं और उनको फ्रीडम भी मिली, उनको वो रिस्पेक्ट भी मिला है, तो वो बैलेंस में होता है। जब आप छोटे होते हो ना, तो आपका जो दिमाग होता है वो एक क्लियर साफ स्लेट की तरह होता है, ठीक है। उस स्लेट के ऊपर आपके पेरेंट्स जो लिखना स्टार्ट करते हैं वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, एंड इवन इफ आप बड़े हो जाओ तब भी वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो अगर आपको ये जानना है कि क्या वो जो पेरेंटिंग स्टाइल था मेरे पेरेंट्स का वो मुझे आज तक इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, आप खुद ही डिसाइड कर लेना। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी गलती कर दूँगा या कर दूँगी तो मेरे आसपास जितने लोग हैं वो मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, और आपको डर लगता है थोड़ी सी गलती करने से भी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल था वो अथॉरिटेरियन हो सकता है। आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी भी अगर मेरे से गलती हो गई तो सब खराब हो जाएगा, सब छोड़ के चले जाएंगे, और आपको थोड़ी सी गलती पे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, आप एंशियस हो जाते हो अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे तो बस सबको खुश रखना है। तो ये जो होता है, अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि यार मेरे को तो सबको खुश रखना है, तो ये भी एक साइन हो सकता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल का। हाँ, बहुत मैंने अभी बताया कि पेरेंट जो इस तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल होती है इसमें जो बच्चे होते हैं वो स्पॉइल्ड ब्रैट बन जाते हैं, बट कुछ केसेस में वो अपने पेरेंट्स जैसे भी बन जाते हैं, कि उनके पेरेंट्स होते हैं ना वो कभी भी अपने बच्चों को नो नहीं बोलते, यस 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 बोलते हैं। तो ये बच्चे ये सीख जाते हैं कि सबको यस 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 ही बोलना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को यस 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 बोला था। तो ये हमेशा वैलिडेशन दूसरों से लेते हैं, ये हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं होना है मेरे को, तो उस केस में आपके जो पेरेंट्स थे वो नेग्लेक्टफुल पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके अंदर ये चीज़ हो कि नहीं मुझे तो मैं अकेले बिल्कुल नहीं रह सकता, मुझे अकेले रहने से बहुत डर लगता है। इन दैट केस ऑल्सो आपके नेग्लेक्टफुल पेरेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आपको लगता है मैं अकेले नहीं रह सकता, और उस केस में आपके पास कुछ भी कूड़ा करकट आएगा आप उसको भी अपने पास रख लोगे, बिकॉज आपको अकेले रहने से बहुत डर लगता है। आपको ये है कि नहीं कोई ना कोई तो होना चाहिए। अब देखो, एक चीज़ समझो, आपका जो सेल्फ वर्थ है, आपके जो फियर्स हैं, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, ये हमको लगता है बहुत रैंडम होता है। ये रैंडम नहीं होता है, ये सब शुरू होते हैं आपके घर के टोन से, और अक्सर हमें पता भी नहीं होती ये चीज़, बट अब आपको पता है, अब आप बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हो। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद ना
अपने पेरेंट्स से हेट करना मत चालू कर देना, ठीक है? वो चीज़ सही नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊँगी, पर सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो भी स्टाइल था वो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। उनको उस टाइम पे जो चीज़ समझ में आई उन्होंने वो किया। उनके जो वुंड थे बचपन के, ठीक है, क्योंकि हर इंसान के अपने कुछ ना कुछ ट्रॉमास होते हैं, ठीक है। कुछ के बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं तो उसको ट्रॉमा कह दो, कुछ के उतने इंटेंस नहीं होते तो उसको ट्रॉमा नहीं कह सकते, बट दिक्कतें सबके साथ होती हैं। तो आपके पेरेंट्स की भी कुछ दिक्कतें रहेंगी, उनके भी कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसके वजह से उन्होंने ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल को चुना आपके लिए जो आपको सही नहीं लगता, जो आपको अच्छा नहीं लगता, जिसका आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा हो। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और मैं किसी भी तरीके के अब्यूज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ पेरेंट्स के थ्रू, बट मैं एक चीज़ बता रही हूँ, ये बात पेरेंट्स की नहीं है, ये चीज़ हमारी है। क्या आप अपने अंदर किसी के लिए इतनी ज़्यादा हेट्रेड रखोगे तो वो आपके लिए सही है? आप 24 घंटे जो इंसान अपने अंदर नफ़रत पालता है ना, वो हमेशा उस नफ़रत की आग में खुद जलता रहता है। तो आपको समझना होगा, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो दूसरों को बारे में इतना सोचने में? नो, दे डोंट डिज़र्व दैट। और दूसरी चीज़ देखो, अभी हमारे टाइम पे इंटरनेट पे, बाकी जगहों पे बहुत सारी गाइडेंस है इन सब चीज़ों के ऊपर, चाइल्डहुड वुंड्स को लेकर, आपके अंदर के शेडो वर्क को लेकर, तो हम उनको समझ सकते हैं। बट हमारे पेरेंट्स के टाइम पे इतना चीज़ें, इतने ऑप्शंस, इतनी गाइडेंस नहीं थी, और इसीलिए जो उनको समझ में आया उन्होंने वो किया। तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है? और इसीलिए हेटरेड नहीं रखनी है। इवन इफ़ यू डोंट लाइक देम, दैट्स इट। मतलब नहीं पसंद है तो कोई नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़, बट हेटरेड मत रखो किसी के लिए। पर आप ये चीज़ समझ चुके हो अब आप कि आपके अंदर की जो आवाज़ है, कौन सी आवाज़ है जो आपको कंट्रोल कर रही है और वो आवाज़ किसकी है, ठीक है? और अब ये जान गए हो ना, तो इस पे काम करना चालू करो, क्योंकि समझ ही एक पहला स्टेप होती है हीलिंग के तरफ। अगर आप समझ गए ना किसी चीज़ को पहले, तो हीलिंग आप करने लगते हो, बशर्ते कि आप उसमें रेगुलरली काम करते रहो, कंसिस्टेंटली उसमें स्टेप्स लेते रहो। क्योंकि हीलिंग कोई ऐसी जर्नी नहीं है कि हाँ आज कर लिया और हो गया, नहीं, इट विल टेक सम टाइम। अब बहुत सारे लोग हैं वो ये बोलेंगे यार हीलिंग करनी क्यों है, इतना काम करना ही क्यों है, इससे अच्छा मैं इग्नोर करूँ इन चीज़ों को। तो इग्नोर कुछ नहीं होता है। आपको लगेगा आप इग्नोर कर रहे हो, बट वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं छुपी हुई होंगी, और वो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो बिल्कुल बुरी तरीके से बाहर आएंगी। और हो सकता है आप ऐसी चीज़ें कर बैठो जिसको आप दोबारा ठीक नहीं कर सकते। तो इसीलिए टाइम है तो धीरे धीरे काम करते रहो उसके ऊपर। अपने ऊपर काम नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे आपके ऊपर एफर्ट्स लगाएं? दैट्स नॉट फेयर। आप खुद को ही नहीं पसंद कर रहे हो तो दूसरा आपको क्यों पसंद करेगा? खुद के लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, दूसरा क्यों एफर्ट्स लगाएगा आपके लिए? और आप खुद के लिए नहीं लगा रहे हो तो दूसरे के लिए क्या ही लगाओगे? तो क्यों ही कोई आपकी लाइफ में आएगा किसी भी तरीके से, फ्रेंड के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में, ये कुछ भी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मुझे बता देना कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता लगता है कि चलो किसी की तो हेल्प हो रही है, किसी के तो काम आ रही है ये वीडियो। तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट होता है वो इतने सारे कंटेंट है, इतने सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल पे। आज आपको ये वीडियो रिकमेंड हो गई है, ज़रूरी नहीं कि बार बार आपको वीडियोज़ रिकमेंड हो। तो अगर आपको ऐसी अवेयरनेस रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।